Hello students, now in today's utilization of electrical energies lecture, we are going to start our unit 2 electrical heating and welding. यानी कि आज के हमारे लेक्चर में हम यूनिट 2 इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे. नाउ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग. तो सबसे पहले आज के दौर में जो डोमेस्टिक और जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस है उसमें इलेक्ट्रिकल हीटिंग और वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है. मोस्टली कुकिंग प्रोसेस जो रहती है, इसके अलावा इंडस्ट्री में मैटर को मेल्ट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए, हार्डनिंग करने के लिए, ड्राइंग के लिए. इसके अलावा भी वेल्डिंग का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें मोस्टली 2 या उससे ज़्यादा मैटर्स को जॉइन करने के लिए वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है. तो ये जो यूनिट है इसके अंदर हम लोग हीटिंग और वेल्डिंग का स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल हीटिंग. सो जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है इसके अंदर मोस्टली जो मेन 3 टाइप की हीटिंग रहते हैं वो है रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग एंड थर्ड वन है आर्क हीटिंग. सो इलेक्ट्रिकल हीटिंग 3 मेन टाइप है. फर्स्ट आएगा रेजिस्टेंस हीटिंग, सेकंड वन है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, एंड थर्ड वन है आर्क हीटिंग. नाउ हीटिंग के टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग उसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है वो एक क्लीन मेथड है, यानी कि क्लीनलीनेस, कोई भी स्मोक या डस्ट प्रोड्यूस होता नहीं है और इसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता नहीं है. सेकंड वन है एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस. कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं होता और इसकी वजह से फ्लू गैसेस है वो एब्सेंट रहते हैं. थर्ड वन है यूनिफॉर्म हीटिंग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली हीट होता है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे भी कम ऐसे नहीं होता, बट थ्रू आउट सब्सटेंस जो ऑब्जेक्ट है वो एक टेम्परेचर से ही गर्म होता है. फोर्थ वन है इजी ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो मेथड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो मैन्युअली भी ऑपरेट हो सकता है, ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं और जो भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर हमारा होता है वो हम रख सकते हैं. बाकी के जो हीटिंग्स हैं उसमें हम अपनी डिज़ायर के हिसाब से टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रिकल हीटिंग में हम अपने डिज़ायर से जितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो हम रख सकते हैं. नेक्स्ट वन है क्विक प्रोसेस. अगर जो भी सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें गर्म करना है, उसकी जो साइज़ होती है और उसका जो मास होता है वो अगर हम सेट कर दें, उसके हिसाब से अगर हम टेम्परेचर सेट कर दें तो इसकी वजह से जो हीटिंग टाइम है वो रिड्यूस होता है, यानी कि जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीडी रहती है. नेक्स्ट वन है लो मेंटेनेंस कॉस्ट. यानी कि कोई भी जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लिए उसमें कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन या मेंटेनेंस करने की ज़रूरत रहती नहीं है.
हीटिंग इन अदर मीडियम, यानी कि एटमॉस्फेयर के अलावा भी और कहीं मीडियम में भी हीटिंग करना हो तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जब भी हीटिंग होता है तो कोई भी नॉइज़ प्रोड्यूस होती नहीं है, क्योंकि रेडिएशन की हेल्प से भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता है, तो इसकी वजह से कोई नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होता। और इसकी वजह से जो ऑपरेटर होता है वो कंफर्टेबली अच्छे से काम कर सकता है, और इसकी वजह से जो ऑपरेटर्स रहता है उसकी जो वर्किंग कंडीशन रहती है, यानी कि जो उसकी एफिशिएंसी रहती है वो बढ़ती है। इसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है वो कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि रिफाइनिंग प्रोसेस है, मेटलिंग प्रोसेस है, इन सब में भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग का यूज़ हम कर सकते हैं। स्पेस है वो कम कंज्यूम करता है, और जो कॉस्ट है ऑल ओवर कॉस्ट वो बहुत कम रहती है। सो दिस आर द अदर एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, यानी कि हीटिंग इन अदर मीडियम, बेटर वर्किंग कंडीशन, suitability, less space, cheaper heating. So these are the other advantages of the electrical heating. Next one है modes of transfer of heat. ओके, अब जब भी हीट प्रोड्यूस होती है तो वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो इसके लिए टोटल 3 मेथड होती है। एक होती है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होगा कि एक जो मॉलिक्यूल होगा वो हीट कैच करेगा, वो खुद गर्म होगा, खुद की गर्मी जो बाजू का मॉलिक्यूल है उसको पास करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल गर्म होगा, उसके बाद वो उसके पास वाले तीसरे को देगा, चौथे को देगा, ऐसे ऐसे करके हीट का ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम बोलेंगे कंडक्शन। मोस्टली मेटल्स में अगर आप देखोगे, अगर हम एक रोड लेते हैं, उसके एक कोने पे अगर हम उसको गर्म करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, उसका जो दूसरा एंड होगा वो भी गर्म हो जाता है, तो इसको हम कौन सा मोड बोलेंगे, कंडक्शन मोड। यानी कि मोस्टली जो मेटल्स होती है उसके अंदर कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन यानी क्या कि जो मॉलिक्यूल है वो जैसे गर्म हो जाएगा, अपनी स्पेस, अपनी जो प्लेस है वो लीव कर देगा, यानी कि इट विल चेंज इट्स प्लेस, वो उसकी प्लेस चेंज करेगा। उसके बाद दूसरे जो मॉलिक्यूल आएंगे वो गर्म होंगे, वो खुद की प्लेस चेंज करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 ऐसे लेयर्स के फॉर्म में वो खुद की जगह चेंज करते रहते हैं, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। तो मोस्टली जो लिक्विड सब्सटेंस रहता है उसके अंदर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है। और रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन में क्या होगा कि जो हीट होती है वो डायरेक्ट उस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहता है उसको ही वो गर्म करता है, यानी कि बीच का जो मीडियम होगा, जैसे सपोज एयर है, ऐसे बीच में जो भी कोई मीडियम होगा उसको वो गर्म करता नहीं है, तो इस मेथड को हम बोलेंगे रेडिएशन। तो मोस्टली जो प्रेशियस मैटर्स है वो रेडिएशन के मेथड से हीट ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस 3 आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग। सो इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है वो मेन 4
इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेन 4 पार्ट्स, यानी कि 4 मेन मेथड रहेगी। फर्स्ट वन रहेगा रेजिस्टेंस हीटिंग, सेकंड वन रहेगा इंडक्शन हीटिंग, थर्ड वन रहेगा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड फोर्थ वन रहेगा आर्क हीटिंग। ओके, यानी कि इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। उसमें जो फर्स्ट वन है वो है रेजिस्टेंस हीटिंग। जो रेजिस्टेंस हीटिंग है उसको बाद में आगे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। उसमें आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग एंड सेकंड वन है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। जो इंडक्शन हीटिंग है उसके अंदर उसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। एक आएगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग, जबकि दूसरा आएगा हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग। तो यहाँ पे इसको हम 2 पार्ट पे डिवाइड करेंगे। एक पे आएगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड दूसरा आएगा हाई फ्रीक्वेंसी। बाद में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है इंडक्शन हीटिंग, उसको आगे 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। एक आएगा डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग एंड दूसरा आएगा इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। ओके, अब यहाँ पे जो आर्क हीटिंग है उसको आगे 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। उसमें फर्स्ट आएगा डायरेक्ट आर्क हीटिंग एंड सेकंड वन आएगा इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। So this is the classification of electrical heating. अब इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है रेजिस्टेंस हीटिंग। तो जो रेजिस्टेंस हीटिंग रहता है उसके अंदर रेजिस्टेंस फर्नेस का यूज़ किया जाता है। तब जो रेजिस्टेंस फर्नेस है उसका भी आगे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर्स फर्नेस। तो मोस्टली जो रेजिस्टेंस फर्नेस है उसकी जो इंडस्ट्रियल और जो डोमेस्टिक यूटिलिटी है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी कि टोटल 3 कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ हीट डिसिपेशन, मेथड ऑफ हीट डिसिपेशन। ओके, उसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट आएगा डायरेक्ट रेजिस्टेंस फर्नेस जबकि सेकंड वन आएगा इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस फर्नेस।
सेकंड जो टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रेंज। यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से उस रेजिस्टेंस फर्नेस है उसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट आएगा लो टेम्परेचर फर्नेस, सेकंड वन आएगा मीडियम टेम्परेचर फर्नेस, एंड थर्ड वन आएगा हाई टेम्परेचर फर्नेस। उसमें जो लो टेम्परेचर फर्नेस है उसमें जो टेम्परेचर है फर्नेस का वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मिल सकता है। जो मीडियम टेम्परेचर फर्नेस है उसके अंदर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिल सकता है, जबकि हाई टेम्परेचर फर्नेस में 1350 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर गेन कर सकते हैं। थर्ड जो है वो है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर उसका क्लासिफिकेशन करने जाए तो टोटल 4 सब कैटेगरी है। उसमें फर्स्ट वन है ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस, सेकंड वन है मफल चैम्बर टाइप फर्नेस, थर्ड वन है फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप फर्नेस, एंड फोर्थ वन है इमर्स्ड एलिमेंट टाइप फर्नेस। So this is the classification of resistance furnace। GTO में भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस फर्नेस। सो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको लिखना है। नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रेजिस्टेंस हीटिंग। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या किया जाता है कि एक हीटिंग एलिमेंट लिया जाता है, ये जो हीटिंग एलिमेंट होगा उसको सप्लाई दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो दिस वन इज द हीटिंग एलिमेंट है आर रेजिस्टेंस का, यहाँ से उसको सप्लाई दिया जाता है। ओके, अब जब भी जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें से जब भी करंट फ्लो होता है तो इसकी वजह से जो हीटिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे रेजिस्टर है, तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो उसको अपोज करेगा और इसकी वजह से पावर लॉस होगा। ये जो पावर लॉस होगा वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगा। अगर हम पावर लॉस का अगर इक्वेशन लिखते हैं सो हमें कितना पावर लॉस मिलेगा, तो P इज इक्वल टू I² R, जहाँ पे P है वो पावर लॉस है, अगर हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं
तो दूसरा जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू वी आई एंड थर्ड इक्वेशन है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इतना वॉट पावर लॉस होता है। तो यहाँ पे P है वो पावर लॉस है जो वॉट में है, I है वो करंट कंडक्टर में से जो फ्लो होगा वो है जो एम्पियर में हमें मिलेगा, यानी कि I करंट एंड इट इज इन एम्पियर। V है वो है सप्लाई वोल्टेज जो वोल्ट में मिलेगा, और R की जो वैल्यू है वो है रेजिस्टेंस एंड इट इज इन ओम। तो यहाँ पे जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उसकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो बहुत हाई रहती है। यहाँ पे सर्कुलर वायर या तो स्ट्रिप कंडक्टर का यूज़ किया जाता है।